में हिंदी प्रवेश के प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी श्रृंखला में जिंदगी और ज़ौक़ पर ये 5वां व्याख्यान है। कहानी जिंदगी और ज़ौक़ के बारे में जान चुके हैं। अमरकांत यानी कहानीकार का परिचय मिल चुका है। दुनिया की भागदौड़ में खोए वो टूटते पुरुष की कहानी है। और इस तरह की कहानियों में उक्त कहानी के अलावा डिप्टी कलेक्ट्री एक और जिंदगी खोई हुई दिशाएं आती हैं। और ये आपको ख्याल रखना है कि इस श्रेणी की कहानियों में टूटे हुए पुरुष की कहानी एक मोटा एक सिद्धांत सा बनाया है। यह कहानी एक मोहल्ले से शुरू होती है। कहानी भिखारी रजुआ की है, जो मोहल्ले में भिक्षा मांगता है और इसके कई रूप हैं। शुरुआत होती है इसकी पिटाई से। एक दृश्य उभरता है जिसमें उसकी पिटाई शिवनाथ बाबू करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर आरोप लगाया यह जाता है कि वह चोर है। उसने चोरी की है। नई साड़ी जो सुखाई गई थी वो गायब हुई है और इसी ने की है। इस रजुआ के कई रूप हैं। हम बाद में इस पर भी आएंगे कि कहानी का नाम है जिंदगी और ज़ौक़। इसका आशय क्या है और ये समझना विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है। किसी भी कहानी का शीर्षक जो होता है वो काफ़ी मानीखेज होता है, बहुत मायना रखता है कहानी को समझने के लिए। जब आप 15 कहानियों से गुजर जाओगे तब आपकी एक विश्लेषण कैपेसिटी डेवलप होगी। आप कहानी के मर्म तक पहुंचोगे। कहानी क्या है, कहानी क्या होती है, कहानी क्यों लिखी जाती है और कहानी लिखने के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। आपको याद रहे कि ये जो कहानियां हैं स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं। समाज के किसी न किसी पहलू को स्पर्श करती है। चलिए, जिंदगी और ज़ौक़ का पात्र है रजुआ। और रजुआ का काम कुछ नहीं है, लेकिन भिखारियों का कोई काम नहीं होता। पर ये भिखारी किस तरह का है और अमरकांत ने इस पात्र को किस तरह से गढ़ा है कि हर भिखारी का प्रतिनिधित्व करते करते हुए भी यह पात्र इस तरह का बन गया है कि इसमें भिखारी के सारे गुण होने के बावजूद एक विशिष्ट भिखारी भी है। ये धीरे धीरे बदलता है, रूप भी बदल रहा है। कितना परिवर्तन आता है उसमें, यही हम देखने का आज प्रयास करेंगे। शुरुआत में हमने देखा कि वो मोहल्ले में भिक्षा मांग रहा है, लेकिन भिक्षा ज़्यादा समय तक नहीं मांगी, बल्कि ज़्यादातर ये देखा गया कि वो शिवनाथ बाबू के यहाँ है या वाचक के यहाँ है या एक और कोई, जिसका नाम भी हम बताएंगे। अब बदलता है। किस तरह से बदलता है वो कि वो भिक्षा मांगता है। भिखारी का काम बस इतना है, लेकिन वो जहाँ जिसके घर में रह रहा है उसके द्वारा दिया गया खाना खाएगा। वो दिन भर उसका काम करेगा। ये भिखारी नहीं हुआ, लेकिन मजदूर भी नहीं हुआ। एक तरह से बेगारी जिसे कहेंगे, बेगारी वो कर रहा है। अब एक बार देखिए किस तरह से वो बदलता है। महात्मा गांधी, उसके द्वारा उसके मुंह से महात्मा गांधी के बारे में सुना जाना, यानी महात्मा गांधी के नाम का वो नारा लगाता है। उसका नारा देखिए, इनकलाब जिंदाबाद,
महात्मा गांधी की जय। और इस तरह से वो बीच बीच में मोहल्ले में घूमते हुए, खाना खाते हुए, लोगों या महिलाओं से मिलते हुए, खासकर महिलाओं से, जो मोहल्ले की महिलाएं हैं उनसे वो किसी न किसी तरह का रिश्ता बना लेता है। जैसे किसी को भौजी कहता है, किसी को बुआ जी कहता है। और किस तरह से बदल रहा है देखिए। लेखक लिखता है कि मोहल्ले में शहब आ जाता है और शहब मिलने से उसे उसमें डीठपन बढ़ रहा है और कुछ उसकी हरकतें जो नागवार गुजरती है कईयों को। जैसे अब वो सलाम भौजी, ये रिश्ता बनाने के लिए इस तरह का एक शब्द चुन लिया उसने, और उसका रिएक्शन न हो या उधर से गालियां दी जाए या इसकी पिटाई की जाए, ये हंस पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद देखा कि वो किलकारियां मारता हुआ आगे बढ़ गया है। वाचक कहता है कि कई बार वो ऐसा लगता है जैसे सिर उठाकर गधे की तरह ढींचू ढींचू कर रहा हो। याद रहे, ये शब्द आपके लिए काम का रहेगा कि वो कुछ वाचक को या पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे गधा नहीं होता, वो किलकारियां जो मार रहा है या हंस रहा है, उससे ऐसा बोध होता है जैसे गधा मौज में जब आता है तो आवाज़ करता है ढींचू ढींचू। कुछ वैसे ही उसी तरह की मौज उसकी होती है कि वो सलाम भौजी कहेगा मोहल्ले से गुजरते हुए और हंस पड़ेगा, फिर किलकारियां मारेगा और सिर उठाकर गधे की तरह ढींचू ढींचू करेगा। इस तरह से रज़वा में कई परिवर्तन देखने को मिले। कहानी के शुरू में क्या था, मध्य में क्या रहा और अंत में किस तरह से हो जाता है। तो रज़वा में परिवर्तन देखिए कि पहले उसका नाम गोपाल होता है, लेकिन शिवनाथ बाबू को ऐसा लगता है कि गोपाल तो उसके पिताजी का नाम है, ये बहुएं भी गोपाल दिन भर करेगी, यानी पिताजी का नाम लेगी, इसलिए उनको ये नाम पसंद नहीं आया। शुरुआत शिवनाथ बाबू के यहाँ रहता है, सो उसका नाम शिवनाथ बाबू रख देते हैं रज़वा। कुछ दिनों बाद मोहल्ले वाले उसे रज़वा नहीं, रज़वा साला कह करके पुकारते हैं। अब वो उसका मूल नाम शुरू में ही गायब हो गया, फिर वो रज़वा हुआ, फिर अब मोहल्ले वाले उसे रज़वा साला कह करके संबोधित करते हैं। अब देखिए दूसरी स्थिति आती है। पहले वो मोहल्ले वालों से 2-3 शब्दों का ही संबंध रखता है। बुआ जी, भाभी जी कह दिया, सलाम कर लिया और हंस दिया और आगे चल पड़ा। अब वो कबीर की पंक्तियां गाने लगा। कबीर की ऐसी पंक्तियां जिसका सीधा सीधा वैसी पंक्ति नहीं है, बल्कि उसको तोड़ मरोड़ करके, शब्दों को बिगाड़ करके पर बोलता था कबीर की पंक्तियां। तो जिस समय वो कबीर की पंक्तियां बोलता है, उस समय देखिए किस तरह का भाव आता है। ऐसे समय में वह टेढ़ा मुंह करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैलाकर हंसता, जैसे वह दिमाग की आंखों से देख रहा हो। उसकी इन हरकतों से लोग खुश होते। अब आप ही देखेंगे कि उसका मकसद भी शायद यही था कि लोग उसे देख करके हंस रहे, मुस्कुरा रहे, कुछ देर के लिए हंस तो रहे, यानी वो ये समझता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। और जब भी वो कबीर की पंक्तियां बोलता तो एक तरह से टिपिकल पात्र की तरह यही जो चित्र अभी आपने देखा सुना, इस तरह से करता हुआ बोलेगा। कुछ दिन बदलते हैं, फिर उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। भिखारी की जिंदगी में भिखारिन का आना। एक दिन की घटना यूं हुई कि वो पुलिस